अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमन स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मोइस। आज सुपर संडे था वर्ल्ड कप में, जिसमें मैच था इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। टॉप ऑफ द टेबल का क्लैश था और आज का मैच इंडिया ने 4 विकेट से जीत लिया। जो कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, दे आर 5 आउट ऑफ 5 एंड टॉप ऑफ द टेबल नाउ। और न्यूजीलैंड की जो एक विनिंग स्ट्रीक थी उनको आज इन्होंने एंड किया। तो आज के मैच के बारे में साद भाई से डिस्कशन कर लेते हैं। जी साद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूवर्स। जी बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत टाइट मैच हुआ। कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेगी दोनों टीम्स की जर्नी से और एट दी एंड इंडिया ने मैच को विन किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। दोनों तरफ से काफ़ी अच्छी बैटिंग हुई, जिससे आपने देखा डैरल मिचेल ने 100 की, फिर चेज़ में कोहली ने बड़ा अच्छा 95 किया, अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं कर सके। सो काफ़ी अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस रही बोथ द टीम्स। और बॉलिंग में शामी ने 5 आउट किए। सो उनका पहला मैच था इस वर्ल्ड कप का। सो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने पहले ही मैच में 5 लिया। सो गुड ओवरऑल क्रिकेट फ्रॉम बोथ द टीम्स। और अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड की जो स्ट्रीक थी वो ख़त्म होगी। सो इंडिया आर नाउ ऑन टॉप। जी, न्यूजीलैंड की स्ट्रीक खत्म हो गई। तो अगर हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात कर लें तो स्टार्ट थोड़ा इतना खास नहीं रहा और कॉनवे जल्दी आउट हो गए। उसके बाद थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा न्यूजीलैंड को। लेकिन डैरल मिचेल, स्टार ऑफ टुडे फ्रॉम न्यूजीलैंड, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। 130 उन्होंने स्कोर किया। लेकिन अगर उस इनिंग्स की बात करें तो काफ़ी स्लो इनिंग्स थी और आई गेस के एंड पे आके जहाँ पे उनको फायर करना चाहिए था वहाँ पे थोड़ा सा आके वो ढीले पड़ गए। और आई गेस के न्यूजीलैंड जो जिस तरह का स्टेबल हो गया था, आई गेस 30 रन्स वर शॉट ऑन द बोर्ड। जी आप कह सकते हैं कि डैरल मिचेल एंड पे इतना चार्ज ही कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इंडियन बॉलिंग को। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, कंटेन किया। बुमराह ने स्लो वंस, यॉर्कर्स, और शामी ने तो यॉर्कर्स के साथ विकेट्स भी ली। सो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इंडियन बॉलिंग को कि उन्होंने कंटेन किया एक सेट बैट्समैन को। लेकिन जहाँ पे इंडियन बॉलिंग ने कंटेन किया वहाँ पे इंडियन बैटिंग, न्यूजीलैंड की जो बैटिंग थी वो बहुत अच्छी नज़र आई हमें आज। क्योंकि जिस तरह का ऊपर से कोलैप्स हो गया था, मिडल में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। कुलदीप को उन्होंने काफ़ी अच्छे से नेगोशिएट किया। बेशक उन्होंने 2 विकेट्स दी कुलदीप को, लेकिन उन्होंने उनको रन्स भी स्कोर किए। तो काफ़ी पॉजिटिव इंटेंट से खेला उन्होंने कुलदीप को। लेकिन जब इंडियन बैटिंग की बात आई तो ऊपर से रोहित शर्मा वो स्टार्ट देने में कामयाब हुए, जिसके लिए वो इस टूर्नामेंट में जाने जा रहे हैं। उसके बाद जब चेस मास्टर विराट कोहली, उन्होंने थ्रू आउट द इनिंग्स खेलते रहे, बिल्कुल लास्ट ओवर तक लेके गए मैच। और आई गेस ही वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टीम्स। जी कोहली आपको पता है जिससे चेज मास्टर है, और अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया उन्होंने, और बाकी बैट्समैन उनके अराउंड खेलते गए और वो अपनी इनिंग्स को चलाते गए और एट दी एंड फिनिश कर दिया मैच को। सो अनदर चेज मास्टर, मैग्निफिसेंट इनिंग फ्रॉम विराट कोहली। जो उनके अराउंड बैट्समैन खेले थे उनकी बात कर लें तो उसमें श्रेयस अय्यर ने एक अच्छा 30+ स्कोर किया। उसके बाद केएल राहुल ने अच्छी इनिंग्स लेके दी। लेकिन स्टार टुडे जो एंड पे मैच फंसने लगा था, लेकिन नंबर 7 बैट्समैन रविंद्र जडेजा, बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत सेंसिबल बैटिंग की आज उन्होंने कोहली के साथ। और फिर उसके बाद कोहली आउट हुए तो उसके बाद उन्होंने मैच फिनिश किया। तो एक चेक बॉक्स जो है वो आज इंडिया का एक और टिक हो गया कि उनका जो लोअर ऑर्डर है आज उसने परफॉर्म किया। और आज पहला सिचुएशन ऐसी थी जिस पे लोअर ऑर्डर पे बात आई थी इंडिया की, और सब नजरें थी जडेजा पे कि जडेजा क्या करते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ हार्दिक पांड्या उन्होंने वो रोल बखूबी निभाया और अपनी टीम को वो होम लेकर गया 5 आउट ऑफ 5 विंस करवा के। जी नाइस बैटिंग बाय जडेजा, और कोहली ने उनको खिलाया अपने साथ। उनको शॉट्स मारने से, यानी कि उनको इस तरह रिस्क शॉट्स मारने नहीं दी, उनको सिंगल डबल करवाई, और फिर जब उनको मौका मिला तो उन्होंने शॉट्स भी मारी एंड पर। सो कोहली के साथ होने से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ उनको। और सूर्य कुमार यादव बैड लक होगी, रन आउट हो गए, लेकिन उनको भी अगर थोड़ा सा मिडल में टाइम मिल जाता तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है इंडियन बैटिंग के लिए। वन बैड थिंग फॉर न्यूजीलैंड के, उन्होंने रचिन रविंद्रा को पूरा इस्तेमाल नहीं किया। और लास्ट जब फेस चल रहा था तब रविंद्रा के आवर पड़े हुए थे। तो आई गेस कि अगर न्यूजीलैंड लेग स्पिनर को थोड़ा जल्दी इंट्रोड्यूस कर लेते तो शायद कोई डिफरेंस हो सकता था इनिंग्स में। जी रचिन रविंद्रा स्लो लेफ्ट आर्म करते हैं, कंटेन करके बॉलिंग करते हैं, प्रेशर डालते हैं, और फिर उसके बाद विकेट्स भी उनको उस में मिल जाती हैं। सो आप देखें सेंटनर और रचिन रविंद्रा दोनों स्लो लेफ्ट आर्मर हैं। अब इनमें वैरायटी एज सच ग्लेन फिलिप्स थोड़े से ओवर कर सकते हैं, लेकिन वैरायटी जो लेग स्पिनर की वैरायटी होती है वो नहीं है। इस सऊदी बाहर बैठे हुए हैं। सो अब इनको सोचना पड़ेगा कि इस सऊदी को किस तरह 11 में फिट किया जाए, क्योंकि लेग स्पिनर के आने से वैरायटी भी आएगी आपके अटैक में, और लेग स्पिनर विकेट टेकिंग भी होगा। सो इस सऊदी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर न्यूजीलैंड ने आगे अच्छा करना है। सो उनको
किसी ना किसी तरह उनको फिट करना पड़ेगा इस सऊदी को टीम के अंदर। लेकिन अगर आप इस सोडी को आप ऑब्वियसली रविंद्रा की जगह फिट नहीं कर सकते, क्योंकि रविंद्रा की जो बैटिंग फॉर्म लगी हुई है और केन विलियमसन की एब्सेंस में आई गेस कि उनका परफेक्ट नंबर 3 इस टाइम रविंद्रा है, जो हर ऑड मैच में स्कोर कर रहे हैं। एक सेंचुरी स्कोर की, आज उन्होंने 70-80 रन स्कोर किया, तो ही इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस टीम। अगर इस सोडी को आपको इन करना है तो आई गेस के वो एक फास्ट बॉलर की जगह हो सकता है, लेकिन फास्ट बॉलिंग भी इस टाइम मैट हेनरी, बोल्ट और फर्गसन तीनों बहुत अच्छी विकेट टेकिंग बॉलिंग कर रहे हैं, तो आई गेस कि अभी इस सऊदी की जगह जो है वो नहीं बन रही टीम में। एक ऑप्शन है कि आप मार्क चैपमैन की जगह उसको खिला सकते हैं, क्योंकि इस मैच में भी उन्होंने 6 से 7 गेंदें खेली। लास्ट मैच में भी उनकी एंड पे बारी आई तो उनको 10-15 गेंदें खेलने को मिली। सो एज सच उनकी बारी इस तरह नहीं आ रही। सो इस सऊदी इनफ बैटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि हैंग अराउंड कर सकते हैं अगर एक सेट बैट्समैन दूसरी तरफ खेल रहा हो। सो अगर आप उनको ऐड कर दें मार्क चैपमैन की जगह तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टॉप ऑर्डर ऊपर से उड़ जाता है, जो अभी तक सिचुएशन न्यूजीलैंड के साथ नहीं आई, तो आई गेस के मार्क चैपमैन एक प्रॉपर बैट्समैन है, और इस सऊदी को ऐड करने से अगर किसी दिन टॉप ऑर्डर ऊपर से उड़ जाता है तो टेल बहुत लंबी हो जाएगी न्यूजीलैंड की। तो सारी चीज़ों को कंसिडर करके ये गेम चलती है। बहरहाल इंडिया ने आज का मैच जीत लिया। अब अगर हम कल के मैच की बात कर लें तो एक बिग गेम क्लैश है कल चेन्नई में बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो साथ भी कल के मैच में क्या देख रहे हैं आप? जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक अच्छे स्टार्ट में हमने लूज़ कर दिया, क्योंकि बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया हुआ था और वी शुड हैव वॉन दैट मैच, जो कि हम फिनिश नहीं कर सके और हम एंड पे आके लूज़ कर गए। सो इम्पोर्टेंट मैच है पाकिस्तानी टीम के लिए और मस्ट विन गेम है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हारते हैं तो फिर बड़ा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि आपके आगे बड़े मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड एंड बांग्लादेश। सो ये मैच आपको जीत के मोमेंटम पकड़ना है और फिर उसके बाद आगे जाके आपको बड़ी टीम्स को हराना पड़ेगा। सो इम्पोर्टेंट मैच है ये, और देखते हैं कि कल पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। जितना आप डिपेंड कर रहे हैं इस मैच पे, लेकिन अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की रिसेंट, तो 2 लॉसेस के साथ आ रहे हैं, और अफगानिस्तान ने जो रिदम पकड़ा हुआ है इंग्लैंड को वो अपसेट करके आए हैं। तो अफगानिस्तान इज इन द निक नाउ, और चेन्नई का विकेट जो है वो स्पेशली हेल्प करेगा अफगान स्पिनर्स को। और जैसे हमने लास्ट मैच में देखा कि पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर स्टिल स्ट्रगलिंग ऑन स्पिन। एडम ज़ेम्पा से आप आउट हो गए, 4 आउट एडम ज़ेम्पा ने कर दिए। तो अगर कल अफगानिस्तान 30 ओवर स्पिन के बॉल करता है तो पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर की क्या उम्मीद है कि वो इस पे कंटेन करके खेलेंगे? जी, जैम्पा के अगेंस्ट आप ने देखा कि उसमें मैच में हमें बहुत बड़ा स्कोर चेज करना था, इसलिए हमें उनको भी अटैक करना पड़ा। ऑल्दो हमने उनके 5-6 ओवर अच्छे खेले थे, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में हमने बुरी बैट सिलेक्शन की, शॉट्स की, जिसकी वजह से हमें मैच कॉस्ट हो गया। सो इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी टीम को। और स्पिनर के अगेंस्ट आपके पास 2-3 अच्छे बैट्समैन हैं। बाबर आजम अच्छा खेल सकते हैं, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, ये तीनों बैट्समैन मिडल ऑर्डर के स्पिन को अच्छा टैकल कर सकते हैं। सो देखना पड़ेगा कि स्पिन कितना स्पिन होता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि पिच की क्या कंडीशन होती है। जो ख़बरें हैं कि मोस्ट प्रोबेबली स्पिनिंग ट्रैक ही होगा। सो ये तो कल ही पता चलेगा कि कैसी विकेट होती है। सो देखते हैं कि कैसी विकेट होती है और फिर क्या टीम खेलती है दोनों तरफ। बाबर आजम की आपने बात की कि स्पिन को अच्छा खेला, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अभी तक बाबर आजम ने स्पिन को कोई अच्छा नहीं खेला। पहले मैच में कॉलिन एक्रमन को उन्होंने मिड विकेट पे कैच पकड़ाया, सेम डिसमिसल हुआ ऑस्ट्रेलिया के मैच में जैम्पा की बॉल पे। और कुलदीप यादव को इंडिया के मैच में वो इतना टैकल नहीं कर सके, उनको वो सिंगल्स डबल्स कर रहे थे। तो अभी तक बाबर आजम की वो फॉर्म नज़र नहीं आई हमें जो उनकी आनी चाहिए थी। दूसरी बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो लास्ट मैच में जो उन्होंने शॉट खेला वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ऑफ स्टंप पे जाके पूरी विकेट्स को ढक के आप जैम्पा को शॉट मारने जा रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल मिस करते हैं तो आप सीधे LBW को क्या विकेट्स के आगे खड़े हुए हैं। इफ्तिखार का बैट पीछे था, पैड आगे था, तो काफ़ी ट्रबल है। स्पिन अगर होगी तो पाकिस्तानी बैटिंग के लिए काफ़ी ट्रबलसम होगा। लेकिन आई गेस के इस चीज़ को उनको टैकल करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा बाकी टीम से कि मिडल फेज में स्पिन को कैसे अटैक करना है, किस तरह आपने स्कोर बोर्ड को लेके चलना है। और आई गेस के कल पाकिस्तान को चेज़ नहीं करना चाहिए। अगर टॉस आप जीते हैं तो आपको पहले बैटिंग की तरफ जाना चाहिए ताकि आप रन्स ऑन द बोर्ड करें, क्योंकि चेज़ में आपके ऊपर एक अलग प्रेशर आ जाता है अगर आपके ऊपर से विकेट से फॉल कर देती हैं और आपका मिडल ऑर्डर वो प्रेशर कंटेन नहीं कर पाता। अगर आप कल पहले बैटिंग करते हैं, आप 250 से 250 अगर गुड हो जाए तो 300 रन स्कोर कर देते हैं। आई गेस के पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप के साथ इनफ होगा अफगानिस्तान को इतने रन्स में स्टॉप करना।
जी मैं भी यही कहूँगा कि पहले बैटिंग करके एक डिसेंट इनफ टोटल बोर्ड पे लगाया जाए और फिर उसको डिफेंड किया जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान को देखें तो उनको भी पता है कि पाकिस्तान चेज़िंग में हमारे ख़िलाफ़ इतना अच्छा नहीं है, बहुत मुश्किल से मैच जीते हुए इन्होंने। सो वो भी अगर टॉस जीतेंगे तो वो पहले बैटिंग करेंगे और वो चाहेंगे कि आपको 250 से 300 के दरमियान एक टोटल दें और फिर अपने स्पिनर से वो आपको काबू करने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं कि कल टॉस कौन जीतता है और क्या डिसीजन होता है, और होप करते हैं कि काफ़ी अच्छी गेम होगी, टफ गेम तो होगी। हमने बात तो कर ली कि टॉस जीतेंगे तो बैटिंग फर्स्ट बोथ टीम्स की चॉइस होगी, तो आपको क्या लगता है कि चेन्नई जैसे विकेट पे कितना रन्स फर्स्ट इनिंग्स में इनफ होंगे दूसरी टीम को स्टॉप करने के लिए? आई गेस 250 से 300 के दरमियान जो टोटल होगा वो मोर देन इनफ होगा चेन्नई की विकेट पे, क्योंकि लास्ट मैच न्यूजीलैंड ने डिफेंड किया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने 280 ऑड किया था और उन्होंने डिफेंड कर लिया था। सो अंडर 300 या अबव 300 या 310 320 इतना भी हो जाए तो मोर देन इनफ होगा, क्योंकि चेन्नई की विकेट पे 350 पौने 400 स्कोर वाली विकेट नहीं होती, ये 280 टू 300 वाली विकेट होती है। सो इतना स्कोर मोर देन इनफ होगा डिफेंड करने के लिए। तो हम अगर बात कर लें स्पिन की, बात हमने कर ली कि चेन्नई की विकेट पे स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलती है। अफगानिस्तान के पास तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है, राशिद खान है, मुजीब है, मोहम्मद नबी हैं। तो अगर वो स्ट्रेट 30 ओवर्स भी करवाना चाहें तो ये 3 बॉलर कर सकते हैं। पाकिस्तान स्पिनर्स की बात कर लें हम, तो स्पिन डिपार्टमेंट कुछ खास इतना परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शादाब खान पिछले मैच में बाहर बैठे, उसामा मीर को चांस दिया गया, लेकिन जो सिचुएशन थी पिछले मैच की उसमें उसामा को बहुत स्कोर हो गया, लेकिन उन्होंने 2 विकेट्स ली आई गेस। उसके बाद नवाज़ बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन नवाज़ को विकेट नहीं मिल रहा। इफ्तिखार को इतना यूज़ किया नहीं गया मिडल फेज में आई गेस कि इफ्तिखार ऐसे बॉलर हैं जो 10 ओवर पूरे बॉल कर सकते थे, लेकिन उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई। तो आप क्या देख रहे हैं कि कल के मैच में आप कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की साइड में, या आप लास्ट जो मैच खेले हैं सेम साइड को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल का मैच खेले? मैं समझता हूँ कि सेम साइड जानी चाहिए, क्योंकि जो लास्ट मैच था उसामा को आप एक मैच के बाद ड्रॉप नहीं कर सकते। ऑल्दो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, ऊपर से फैंटी ज़रूर पड़ी, सबको पड़ी, लेकिन उन्होंने अच्छा कंटेन किया। जब एक आधी विकेट मिल गई तो फिर उन्होंने अच्छे लेग ब्रेक्स किए और बैट्समैन को ट्रबल भी किया। सो अगर थोड़ी सी विकेट से हेल्प मिलेगी तो वो बहुत लीथल हो जाएंगे। नवाज़ का ये है कि नवाज़ कंटेन बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टेकिंग बॉल नहीं कर पा रहे। सो उनको भी विकेट्स लेने की तरफ जाना पड़ेगा। सो देखना पड़ेगा कि उनको ऐसी फील्ड सेट करें या प्रेशर डालें फील्डर्स से। सो विकेट उनको भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप कंटेन से आप रन्स तो रोक लेंगे, लेकिन जब बैट्समैन सेट हो जाएगा तो फिर वो आपके ऊपर चार्ज करेगा। इफ्तिखार ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की, एक टाइम पे जब सबको मार पड़ रही थी तो उन्होंने 5-6 ओवर टाइट बॉलिंग की, और जिसकी वजह से आपने थोड़ा सा रन रेट को भी डाउन किया। सो उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर वो भी अपने ग्रूव में आएंगे, अपनी बॉलिंग फॉर्म में आएंगे, और हमें आगे जाके टूर्नामेंट में काफ़ी हेल्प होगी। जो एक बात हमने की कि उसामा मीर बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो बैटिंग वाली वो फैक्टर नहीं है जो कुशन शदाब लोअर ऑर्डर में पाकिस्तान को प्रोवाइड करते हैं। तो आई गेस उसामा को ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा बहुत ही ऑर्डिनरी से शॉट मार के, और कोई उनकी टेक्निक और कुछ नहीं था, बस वो एक धड़ों वाला शॉट मार के आउट हो गए। तो आई गेस थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में अगर आप बैटिंग कर रहे हैं और आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आपको थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अपनी बैटिंग पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। नवाज़ को बैटिंग में रन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि नवाज़ वो पहले एक आध मैच में चले, उसके बाद नवाज़ की बैटिंग में हमें वो रंग नज़र नहीं आया। हेज़लवुड के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया शॉर्ट बॉल पे, वो बार बार जो थे वो कैचेस जो थे वो गैप में गिर रहे थे। तो आपको इस बात पे अपना थोड़ा काम करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब आप एक लॉन्ग टेल के साथ जा रहे हैं तो यानी कि आपके 4 बॉलर्स नीचे हैं, तो 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, इन 3 बैट्समैन पे बहुत प्रेशर होता है कि आपने विकेट रोक के रखनी है, आपने एक एंड से बॉलर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, क्योंकि फिर आपका स्कोर रुक जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं पाकिस्तान को जो कंसिडर करनी पड़ेंगी अगर वो कल का मैच जीतना चाहते हैं। टॉप ऑर्डर रन्स कर रहा है, मिडल ऑर्डर को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान ने कल का मैच जीतना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप शादाब के साथ नहीं जा रहे तो आपकी जो बैटिंग है उसमें थोड़ा सा 7वें 8वें नंबर पे आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन उसामा गुड इनफ बैट्समैन है। अगर वो विकेट के ऊपर थोड़ा सा स्टे करें, थोड़ा सा टाइम ले, तो वो बैटिंग कर सकते हैं। हमने देखा है PSL के अंदर, दूसरी लीग्स के अंदर वो छिके चौके भी मार लेते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आते ही आप हिट आउट नहीं कर सकते और नहीं भी लगेंगे भी नहीं।
सो मैं ये समझता हूँ कि शाहीन को हम उसामा की जगह भेज सकते हैं, उसामा को नीचे कर सकते हैं, क्योंकि शाहीन की बैटिंग काफ़ी इम्प्रूव्ड है और वो थोड़ा सा रोक के अपने आप को टाइम दे के और फिर सेट होके फिर हिट भी कर सकते हैं। सो शाहीन को अगर हम उसामा की जगह भेजें और उसामा को नीचे कर दें, सो इससे भी काफ़ी हमें फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, शाहीन की बैटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है और वो बड़े हिट्स भी मार लेते हैं, अपनी हाइट का बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं। तो मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को अपनी बैटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम अफ़गानिस्तान की बात कर लें तो रहमानुल्लाह गुरबाज़, अगर आप कल अफ़गानिस्तान चेज़ के लिए जाता है और रहमानुल्लाह गुरबाज़ को ऊपर से शहीन शाह डिसमिस कर देते हैं, तो जितना इम्पैक्ट गुरबाज़ का होता है अफ़गान इनिंग्स पे, आप क्या समझ रहे हैं कि कल नीचे से किसको स्टेप अप करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी तक हमने मोहम्मद नबी की कोई इनिंग्स नहीं देखी जो उन्होंने खेली, और अहमद शाह ने पिछले मैच में थोड़ा स्टार्ट लिया लेकिन वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो किस पे रन्स ड्यू लग रहे हैं कल के मैच में आपको? जी, इकराम अली खेल ने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, उसके बाद वो ऐसे बैट्समैन है कि वो आते ही गैप्स में शॉट्स मारते हैं या सिंगल डबल करते हैं, चौका लेने की कोशिश करते हैं। सो मुझे वो अच्छे बैट्समैन लगे हैं। सो उनके ऊपर नबी के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उनसे कोई स्कोर नहीं आया। और जो इनके टॉप 4 में हैं रहमत शाह, इब्राहिम ज़दरान एंड शहीदी, ये एक किस्म के कंटेनिंग बैट्समैन है, इनिंग्स को लेके चलने वाले हैं। सो ये ऊपर नीचे अगर तीनों एक ही साथ आते हैं, सो उससे भी अफ़गानिस्तान के रन रेट पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये तीनों एक ही तरह का खेलते हैं। सो अगर वो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा शफल करें, जो उमर ज़ई हैं वो अच्छा एग्रेसिव खेलते हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर कर दे, एक जो बिल्ड करने वाला बैट्समैन उसको नीचे कर दें, सो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। सो देखते हैं कि कल अफ़गानिस्तान क्या करता है। सो प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। आज मोइज़ भाई ने इंडिया ली थी, मैंने न्यूजीलैंड ली थी। सो मोइज़ भाई को 1 पॉइंट मिल गया और लीड में एक पॉइंट का और इजाफा हो गया। सो अनफॉर्चुनेटली आज मेरी जो है वो टीम नहीं जीत सकी। सो कल की बात कर लेते हैं, कल कौन सी टीम को सपोर्ट करें? देखें, कल एक स्ट्रॉन्ग मैच है और कंडीशंस की बेस पे जो फेवरेट है इस टाइम वो ऑल ओवर अफ़गानिस्तान फेवरेट जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि चेन्नई में स्पिनिंग ट्रैक होगा और पास्ट में जो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है स्पिन पे, तो काफ़ी मुश्किल होगी उनको। लेकिन स्टिल दिल का मामला है, क्या कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट करें और होप करेंगे कि पाकिस्तान अच्छा खेले और जीते और अपनी थर्ड विन रजिस्टर करें। जी, मैं भी वैसे तो मैं जो टीम लेता हूँ वो हार जाती है, तो मुझे इस हिसाब से अफ़गानिस्तान लेनी चाहिए, लेकिन मैं स्टिल पाकिस्तान को सपोर्ट करूँगा। होप करते हैं कि कल अच्छा मैच और पाकिस्तान अपनी मैच को जीते और कमबैक करे वर्ल्ड कप के अंदर। सो गाइस, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज़ गेम बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, और कल के गेम का प्रीव्यू था बिटवीन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीम एंड स्पिन।